Good evening to all of you. Hello, guys. सो स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन को। जैसा कि मैं प्रीवियस सेशन में बताई थी, 2012 के क्वेश्चंस सारे प्रीवियस क्वेश्चंस हो चुके थे। अब आज के सेशन में हम क्या करेंगे, 2013 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है PYQ, वो हम क्या करेंगे, वन बाय वन सॉल्व करेंगे। ओके, थोड़ा वेट कर लेते हैं ताकि सारे बच्चे ज्वाइन हो जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन को। एंड स्टार्ट करने से पहले थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, जिनका कमेंट आता है गुड मॉर्निंग मैम या फिर जो भी रहता है कमेंट में, उन सभी को थैंक यू मेरी तरफ से। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन को। आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस आरएनए की संरचना क्लोवर की पत्ती समान होती है, यानी किस आरएनए की संरचना यानी स्ट्रक्चर किसकी जैसी होती है, क्लोवर लिव्स की जैसी। कैसी? क्लोवर लिव्स जैसी होती है। किसकी संरचना क्लोवर लिव्स जैसी होती है? क्या आरएनए की संरचना क्लोवर लिव्स जैसी होती है, या फिर एचएनआरएनए की संरचना क्लोवर लिव्स जैसी होती है, एमआरएनए की संरचना क्लोवर लिव्स जैसी होती है, या फिर टीआरएनए की संरचना क्लोवर लिव्स जैसी होती है? अगर कल के सेशन में आप लोगों का ध्यान मतलब अच्छे से आप लोग ध्यान दिए होंगे, जब मैं टीआरएनए के बारे में बता रही थी तो उसका स्ट्रक्चर बनाई थी, तो वो कुछ हद तक नहीं, यानी 90% वो क्लोवर लिव्स की तरह ही दिख रहा था। अब कुछ बच्चों को क्लोवर लिव्स क्या होता है ये भी पता नहीं होगा, ठीक है? तो मैं उसका डायग्राम बनाती हूँ, ठीक है, यानी फिगर में ड्रॉ करती हूँ। क्लोवर लिव्स जो होता है कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, ये इसकी तरह दिखता है क्लोवर लिव्स। तो इसी की तरह तो हमारा टीआरएनए भी दिखता है ना। जस्ट अगर बगल में हम इसकी बात करें तो इसी की तरह दिखता है, एक यहाँ पे भी रहता है, ठीक है ना, इसी की तरह दिखता है। तो ये दोनों क्या है, वह एक दूसरे के सिमिलर हो गया। ओके, तो किसकी संरचना क्लोवर लिव्स जैसी दिखती है? टीआरएनए की, ठीक है, किसकी? टीआरएनए की जो संरचना है वो क्लोवर लिव्स जैसी दिखती है। अगर आप लोगों को क्लोवर लिव्स मतलब मैंने ड्रॉ किया है, बट अगर दिखना है फिर से, हो सके अगर मैं आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है बट ध्यान में नहीं आ रहा होगा, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ठीक है ना, क्लोवर लिव्स की संरचना कैसी होती है। तो गाइस जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो क्या है? क्लोवर लिव्स है, ठीक है। ये क्या है? क्लोवर लिव्स है। ये क्लोवर लिव्स है। आपने कभी ऐसा पत्ता देखा होगा तो आपको याद आ जाएगा, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं? क्लोवर लिव्स बोलते हैं। और देखिए हमारा टीआरएनए ऐसा होता है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे से सिमिलर दिख रहे हैं ना, दिख रहे हैं एक दूसरे के सिमिलर। तो अगर कोई पूछे तो प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है कि क्लोवर लिप्स की संरचना, किस आरएनए की संरचना क्लोवर लिप्स जैसी दिखती है? तो किसकी संरचना दिखती है? टीआरएनए की संरचना दिखती है। ओके, आई होप आप लोगों को दिख गया होगा अच्छे से। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। टीआरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रांसफर आरएनए। क्या होता है? ट्रांसफर आरएनए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? A competitive inhibitor of सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज इज, यानी फिर से क्वेश्चन को अगर रिपीट करते हैं तो सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज का एक प्रतिस्पर्धा संदमक है, यानी किसका संदमक पूछ रहा है? सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज इंजाइम का क्या पूछ रहा है? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर पूछ रहा है कि कौन इसका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, ठीक है, या फिर कौन इसका प्रतिस्पर्धा संदमक है, ठीक है। क्या मेलोनेट है, या फिर ऑक्जेलो एसीटेट है, या फिर ए कीटो ग्लूटरेट है, या फिर मैलेट है? जल्दी से बता दीजिए कि कौन सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज का कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। देखिए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर मतलब क्या होता है? मतलब
कंपटीशन करने वाला, यानी सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज के साथ कौन एंजाइम क्या करता है, कंपटीट करता है या फिर कंपटीशन करता है, जिसकी वजह से सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज का क्या करता है, वर्क, इसका एक्टिविटी क्या करेगा, लो कर देगा, नहीं तो होल्ड कर देगा, कम कर देगा, नहीं तो रोक देगा। कंपटीशन का मतलब यही होता है ना। ठीक है, तो कौन सा है, मेलोनेट। मेलोनेट एंजाइम जो है वो क्या है, वो क्या है, सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का क्या है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। ठीक है, ये क्या करता है, उसके एक्टिव साइट, जो सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज का एक्टिव साइट होता है वहाँ पे बाइंड कर लेता है मेलोनेट। ठीक है, और उसके एक्टिविटी को क्या कर देता है, लो कर देता है, कम कर देता है, नहीं तो स्टॉप कर देता है या फिर होल्ड, वहीं पे रोक देता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गई होगी। चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या पूछा गया था 2013 में। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो ई कोलाई से है। नेक्स्ट प्रश्न किससे है, ई कोलाई से है। ओके, क्या बोल रहा है, ई कोलाई में रिप्रेसर इससे जुड़ता है, यानी ई कोलाई में रिप्रेसर किससे जुड़ता है, क्या रेगुलेटरी जीन से जुड़ता है, ऑपरेटर जीन से जुड़ता है, या फिर संरचनात्मक जीन से जुड़ता है, या फिर प्रोमोटर जीन से जुड़ता है, किससे ई कोलाई का रिप्रेसर जुड़ता है। तो आप सभी को पता होगा कि जो ई कोलाई का रिप्रेसर होता है वो किससे जुड़ता है, ऑपरेटर जीन से जुड़ता है, किससे जुड़ता है, ऑपरेटर जीन से जुड़ता है। ठीक है, इसे या फिर लैक ऑपरेटर भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वॉलोटिज्म पैदा करने वाला जीवाणु होता है, यानी द बैक्टीरियम डेट कॉजेज वॉलोटिज्म। वैसा बैक्टीरिया जो क्या पैदा करता है, वॉलोटिज्म पैदा करता है, वो कौन सा होता है, क्या एक विकल्पी अनॉक्सीजीवी होता है, जीवाणु होता है, या फिर एक अविकल्पी अनॉक्सीजीवी जीवाणु होता है, या फिर एक विकल्पी ऑक्सीजीवी होता है, या फिर एक अविकल्पी ऑक्सीजीवी होता है। जल्दी से बता दीजिए कि कौन जीवाणु वॉलेटिज्म को पैदा करता है। ओके, तो कौन जीवाणु करता है, एक अविकल्पी अनऑक्सीजीवी जो जीवाणु होता है वो क्या करता है, वॉलेटिज्म पैदा करता है। ओके, तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें थोड़ा एक ऑप्शन को चेंज करना था। ओके, निम्नलिखित में से कौन एक अवपंख फफूंद है, यानी किसकी बात कर रहा है, अवपंख फफूंद, अवपंख फफूंद। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें अवपंख फफूंद होता क्या है। ठीक है, अवपंख फफूंद किसको बोला जाता है, तो किसको बोला जाता है, प्रोटिस्टा को बोला जाता है, क्या, प्रोटिस्टा को बोला जाता है। ओके, ये एक बहुत बड़ा जगत है, इसे जगत बोल सकते हो। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा जगत है। ठीक है, इसके पास केंद्रक जो होते हैं उपस्थित होते हैं, इसके अंदर केंद्रक जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं। ये जो प्रोटिस्टा है ना, ये ना तो जंतु है, ना ही ये एक कवक है, और ना ही ये एक पादप है। याद रखिए कि जो प्रोटिस्टा है ना एक ये जंतु है, ना इसे कवक बोल सकते हैं, और ना ही इसे हम पादप बोल सकते हैं, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटिस्टा बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, प्रोटिस्टा बोलते हैं, या फिर जगत बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपसे क्या पूछ रहा है कि 4 ऑप्शंस दिए गए और उसमें पूछ रहा है कि कौन एक अवपंख फफूंद है। इसके अंदर क्या क्या आता है, प्रोटिस्टा के अंदर क्या क्या आता है, डाई एटम आता है, क्या आता है, डाई एटम आता है। ठीक है, प्लैंकटॉन्स जो होते हैं वो आते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, अवपंख फफूंद हो जाएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं हम ऑप्शंस की तरफ मूव करते हैं और फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, यानी राइजोपस की। तो राइजोपस क्या है, राइजोपस क्या है, एक कवक है। राइजोपस क्या है, एक कवक है, तो ये अवपंख फफूंद नहीं होगा। डायटम क्या है, अभी मैंने डायटम का चर्चा किया, डायटम प्लैंकटॉन्स ये सब क्या है, अवपंख फफूंद है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डायटम। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डायटम। ठीक है, अब बात करते हैं थायोबासिलस की। थायोबासिलस क्या है, एक बैक्टीरिया है, क्या है, एक बैक्टीरिया है। ठीक है, और एनेबियाना क्या है, एनेबियाना एक शैवाल है, एक शैवाल है, यानी एक एल्गी है। ठीक है, तो सबके बारे में पता चल गया। और डायटम क्या है, एक अवपंख फफूंद है, जो कि किसके अंदर आता है, प्रोटिस्टा के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यूरिक अम्ल मुख्य नाइट्रोजीनी उत्सर्जी पदार्थ होता है, यानी यूरिक अम्ल यानी यूरिक एसिड जो है वो किसका नाइट्रोजीनियस एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है, ये आपसे पूछ रहा है। यानी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 ग्रुप के नेम्स दिए गए हैं और आपसे पूछ रहा है कि
किसका वेस्ट यानी किसका नाइट्रोजीनियस एक्सक्रेटरी सब्सटेंस बोल लो या फिर एक्सक्रेटरी वेस्ट बोल लो, ठीक है, उत्सर्जी पदार्थ यूरिक एसिड के फॉर्म में निकलता है, यूरिक एसिड के फॉर्म में निकलता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं यानी मनुष्य की, ह्यूमन की, तो ह्यूमन का जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है वो किस फॉर्म में निकलता है, तो यूरिया के फॉर्म में, किस फॉर्म में, यूरिया की फॉर्म में निकलता है, तो ये तो उत्तर होगा नहीं। नेक्स्ट क्या है, केचुआ, नेक्स्ट क्या है, केचुआ, तो ह्यूमन यानी मैमल्स है, ये क्या है, ह्यूमन यानी मैमल्स है, सॉरी एम्फीबियंस है, क्या है, सॉरी नॉट एम्फीबियन, ह्यूमंस किसके अंदर आते हैं, मैमल्स, ह्यूमंस क्या है, एक मैमल है, ठीक है। तो ये जो मैमल्स के जो एक्सक्रेटरी वेस्ट होते हैं वो किस फॉर्म में आते हैं, यूरिया के फॉर्म में आते हैं, ओके। केचुआ की बात करते हैं, तो केचुआ क्या है, ये मैमल्स नहीं है, तो ये किसके अंतर्गत आता है, एनलिड्स के अंदर आता है, किसके, एनलिड्स के अंदर अंतर्गत आता है, और इसका एक्सक्रेटरी नाइट्रोजीनियस एक्सक्रेटरी वेस्ट क्या होता है, तो ये भी यूरिया के फॉर्म में ही आता है, किसके फॉर्म में, यूरिया के फॉर्म में ही आता है। नेक्स्ट है कॉकरोच, कॉकरोच क्या है, एक इंसेक्ट है, कॉकरोच क्या है, एक इंसेक्ट है, और इंसेक्ट का जो एक्सक्रेटरी वेस्ट होते हैं वो किस फॉर्म में आते हैं, यूरिक एसिड के फॉर्म में, किसमें, यूरिक एसिड के फॉर्म में। और भी 2-3 होते हैं जैसे रेप्टाइल्स के जो नाइट्रोजीनियस एक्सक्रेटरी वेस्ट होंगे वो भी यूरिक फॉर्म में आएंगे। एब्स यानी बर्ड्स के जो वेस्ट मटेरियल होंगे, जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट होंगे वो भी किस फॉर्म में आएंगे, यूरिक एसिड के फॉर्म में आएंगे। तो ये सब याद रख लीजिए कि जो रिप्टाइल्स होते हैं, जो एब्स होते हैं यानी बर्ड्स होते हैं, या फिर इंसेक्ट्स होते हैं, तो इन सब का जो एक्सक्रिएटरी वेस्ट है वो किस फॉर्म में आता है, तो यूरिक अम्ल के फॉर्म में आता है, यानी यूरिक एसिड के फॉर्म में आता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, कॉकरोच, ओके। और नेक्स्ट ऑप्शन यानी लास्ट ऑप्शन की बात करते हैं मेंढक का, तो इसका भी जो ये क्या है, इसका भी क्या होता है, इसका भी जो एक्सक्रेटरी वेस्ट है वो भी यूरिया के फॉर्म में आता है। तो बाकी जो तीनों था उसका एक्सक्रेटरी वेस्ट किस फॉर्म में आ रहा है, यूरिया के फॉर्म में, और कॉकरोच का किस में आ रहा है, यूरिक एसिड के फॉर्म में, ठीक है। आई होप चारों के बारे में आपको पता चल गया कि किसका नाइट्रोजीनियस वेस्ट किस फॉर्म में आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है गाइज, प्रेइंग मेंटिस इसका एक अच्छा उदाहरण है। प्रेइंग मेंटिस होता क्या है, सबसे पहले बात करते हैं कि प्रेइंग मेंटिस होता क्या है। तो ये एक तरह मतलब जो शिकार होता है ना, शिकार, वो शिकारी की बात कर रहे हैं, ठीक है। शिकारी जो होता है वो शिकार करने के लिए जो विधि अपनाता है, यानी कभी कभी खुद को पेड़ों के पीछे छिपा लेता है, पत्तों के पीछे छिपा लेता है, ताकि उसके शिकार को पता ना चले और वो उसे आसानी से शिकार कर सके, ठीक है, शिकारी। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, प्रेइंग मेंटिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये किसका एक अच्छा उदाहरण है, वही पूछ रहा है आपसे। फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, मुलेरियन अनुग्रहण। क्या ये प्रेइंग मेंटिस मुलेरियन अनुग्रहण का एग्जाम्पल है, या फिर चेतावनी रंजन का एग्जाम्पल है, या फिर उदाहरण है, या फिर सामाजिक कीट का उदाहरण है, या फिर छंदमावरण का एग्जाम्पल है। तो छंदमावरण की बात करते हैं। छंदमावरण होता क्या है, यानी कैमोफ्लेज होता क्या है। तो छंदमावरण में क्या करता है, जो शिकारी रहता है वो क्या करता है ना, खुद को चेंज कर लेता है। यानी अगर वो पेड़ के स्टेम पे बैठा है, तना पे बैठा है, तो तना का कलर कैसा होता है, हल्का भूरा कलर का होता है। तो खुद को ना भूरा कलर में कन्वर्ट कर लेता है और छिप जाता है, भूरा कलर में कन्वर्ट कर देता है और छिप जाता है। और कीट रहता है, जो शिकार रहता है, उसको आसानी से क्या कर लेता है, ये शिकार कर लेता है और उसको खा जाता है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कैमोफ्लेज बोलते हैं, या फिर छंदमावरण बोलते हैं, ठीक है। तो ये किसका, प्रेइंग मेंटिस किसका एग्जाम्पल है, कैमोफ्लेज का, यानी छंदमावरण का एक अच्छा उदाहरण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए, जैसे कि अगर हम बाघ की बात करते हैं, तो बाघ क्या, अगर सूखे जैसे कि जंगल में अगर सूखा छोटा छोटा पौधा है, उसके बीच में अगर बाघ छुप जाए तो जल्दी पता नहीं चलता है ना किसी को, क्योंकि कलर थोड़ा बहुत मैच हो जाता है, ठीक है, और वो आसानी से अपना शिकार कर लेता है। तो वो एक कैमोफ्लेज का एग्जाम्पल हुआ। मैं समझाने के लिए बस इस बाघ का एग्जाम्पल ली हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 2013 का लास्ट क्वेश्चन क्या है, 2013
का लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। और एक और बात बता दूं कि 2013 में ना बस 8 क्वेश्चंस ही पूछे गए थे। ओके, कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे? 8 क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सूत्र युग्मन होता है इनके मध्य। सूत्र युग्मन यानी थ्रेड कॉपलिंग किसके किसके बीच में होता है? थ्रेड कॉपलिंग किसके किसके बीच में होता है, यही आपसे प्रश्न में पूछ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है? एक नर तथा एक मादा युग्मक के बीच में क्या होता है? सूत्र युग्मन होता है यानी थ्रेड कॉपलिंग होता है। या फिर mRNA और राइबोसोम के बीच में थ्रेड कॉपलिंग होता है। या फिर तर्क तंतुओं और सेंट्रोमियर के बीच में होता है यानी स्पिंडल फाइबर, नॉट यहाँ लॉजिक फाइबर नहीं होगा, स्पिंडल फाइबर होगा, ठीक है। स्पिंडल फाइबर और सेंट्रोमियर के बीच में होता है। या फिर दो समजात गुणसूत्रों के बीच में होता है। दो समजात यानी दो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में क्या सूत्र युग्मन होता है? जल्दी से बता दीजिए कि किन किन दोनों के बीच में थ्रेड कॉपलिंग होता है यानी सूत्र युग्मन होता है। तो किसके किसके बीच में होता है? स्पिंडल फाइबर्स और सेंट्रोमियर के बीच में होता है। किसके बीच में होता है? स्पिंडल फाइबर्स और सेंट्रोमियर के बीच में क्या होता है? थ्रेड कॉपलिंग होता है यानी तर्क तंतुओं तथा सेंट्रोमियर के बीच में जो होता है वो उसे क्या बोलते हैं? हम थ्रेड कपलिंग बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्पिंडल फाइबर कर लीजिएगा, SPINDL, स्पिंडल फाइबर, ओके, लॉजिक फाइबर नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? स्पिंडल फाइबर एंड सेंट्रोमियर, इन दोनों के बीच में क्या होता है? सूत्र युग्मन होता है, ठीक है। इसी के साथ आज के सेशन को एंड करते हैं। आज का सेशन थोड़ा शॉर्ट था क्योंकि 8 ही क्वेश्चंस थे, ओके। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि हर एक सेशन में एक ईयर के प्रीवियस क्वेश्चन को कवर करवा दूँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, यानी 2014 में जो क्वेश्चंस प्रीवियस क्वेश्चंस पूछे गए थे उस क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। आज के सेशन में अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो कि नहीं समझ में आया, तो आप कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। जब डाउट क्लास होगा तो उसमें सारे वैसे क्वेश्चंस को रखेंगे जिसमें प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, ओके। और जाने से पहले मैं एक टास्क देना चाहती हूँ, ओके। आप लोग ना ये पढ़ के आना कि सूत्र युग्मन होता क्या है। सूत्र युग्मन होता क्या है, मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस भी राइज करते रहूँगी, नहीं तो आप लोग आलसी हो जाओगे, ओके। आप लोग बस बैठ जाओगे कि हाँ मैम तो पढ़ाती ही हैं, उन्हीं के भरोसे बैठते हैं। तो मैं एक होमवर्क देती हूँ, आई होप ये होमवर्क सभी बच्चे करके आएंगे, ठीक है। तो सूत्र युग्मन होता क्या है, ये आपका होमवर्क है। सूत्र युग्मन होता क्या है, ओके, इसके बारे में जानिए, ठीक है। और फिर नेक्स्ट सेशन में आप जो जो बच्चे पढ़ कर आएंगे वो, इसको मैं पहले मतलब इस सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ टाइम दूंगी और आप उसमें अपना आंसर दे सकते हैं, ओके। चलिए आज के लिए इतना ही। अगेन थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू। और प्लीज़ आप जो मैं होमवर्क दी हूँ उस पर वर्क करना चाहिए आप लोगों को, मतलब कीजिएगा, करना चाहिए नहीं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को जो वर्क दी हूँ वो आप करोगे, ओके। बस 5 मिनट लगेगा आप लोगों को। और कुछ बच्चे को अगर पता होगा तो वो कमेंट सेक्शन में अभी भी बता सकते हैं, ओके। सो इसी के साथ आज के सेशन को स्टॉप करते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू।